अभी तो हमने अपने पुराने हल्के फुल्के निकाले थे, अब निकलेंगे हमारे असली हथियार, और उस पर काम भी बहुत तेज चल रहा है। 9,000 मुमताज भाई, ये फिगर नोट करिएगा, 9,000 जगहों पर हथियार बन रहे हैं ईरान में। 9,000, अगर ये फिगर सही है तो आप ये समझ लीजिए कि सीज फायर के दौरान कितने हजार हथियार बन गए होंगे, कितने हजार ड्रोन बन गए होंगे, कितने हजार मिसाइल बन गए होंगे। 9,000 जगहों पर काम हो रहा है, और काम करने वाले कितने हजार हैं अभी ये फिगर नहीं आया है। अमेरिका एक सपोर्ट दे रहा है इजराइल को कि तुम उधर जितना ज्यादा कब्जा कर सकते हो, जितना डिमोलिश कर सकते हो कर लो, इधर हम पूरी दुनिया को हुर्मुज के नाम पर उलझाए हुए हैं। और वही नाटक चल रहा है कि पूरी दुनिया हुर्मुज के नाम पे उलझाए हुए है, और इधर इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के प्रोग्राम में लगा हुआ है। जमीनें लेबनान की कब्जा करता जा रहा है, गांव के गांव खाली करवा करके पूरे गांव को डायनामाइट से उड़ा दे रहा है, ताकि अगर लोग लौट करके आए तो उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं होगी, तो वो रुकेंगे भी नहीं। वो किसी को नहीं भेजा गया। तो कहाँ क्या मसला है? क्यों ईरान ने इस तरह दिखाया? और ईरान ने तो अब कह दिया है कि भाई हम हमला करेंगे अगर हमें खतरा लगा। भी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चूंकि राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। राशिद रिजवी साहब को, राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। राशिद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। राशिद साहब, क्या लग रहा है? ईरान ने तो देखिए पहले ही मना किया था कि हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद वहां अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात नहीं है। हम किसी भी डेलीगेशन से वहां मुलाकात नहीं करेंगे। हमारा एक रिसर्च का प्रोग्राम है, कुछ बातें हमें करनी है खत्ते को लेकर के। तो हम पाकिस्तान जाएंगे, फिर ओमान जाएंगे, और ओमान से हम मास्को जाएंगे। तो लेकिन बार बार आप, कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका की तरफ से आ रहा था कि वहां का डेलीगेशन चल रहा है, रवाना हो रहा है, निकल रहा है, कुशनर जो है उसमें होंगे, विटकॉफ होंगे, तमाम बातें आ रही थी। लेकिन अब आखिरकार कि जब ईरानी डेलीगेशन वहां से चला गया, तो अब वहां से खबर आ रही साहब वो किसी को नहीं भेजा गया। तो कहाँ क्या मसला है? क्यों ईरान ने इस तरह दिखाया? और ईरान ने तो अब कह दिया है कि भाई हम हमला करेंगे अगर हमें खतरा लगा। और जिस तरह से आप देखिए कि लेबनान पे लगातार हमला हो रहा है, अभी बड़े हवाई हमले हुए। तो कैसे सिचुएशन को देखते हैं राशिद साहब? जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी हो रही है हुर्मुज के नाम पे, तो उसको जो जाहिरी दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, हम लोग और भी तंजियाकार यही चीज बात करते हैं कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर मायने बदल रहे हैं, नजरिया बदल रहा है। हमने कई मर्तबा आपसे ये बात कहा था, ये बात हमने आपसे बोली थी कई मर्तबा, कि जो नजर आता है वही नजरिया नहीं होता। कुछ नजरिए ऐसे होते हैं जो नजर ही नहीं आते। यहाँ पर जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी है, ये घेराबंदी कहीं ना कहीं फायर कवर दे रहा है इजराइल को। अमेरिका एक सपोर्ट दे रहा है इजराइल को कि तुम उधर जितना ज्यादा कब्जा कर सकते हो, जितना डिमोलिश कर सकते हो कर लो, इधर हम पूरी दुनिया को हुर्मुज के नाम पर उलझाए हुए हैं। और वही नाटक चल रहा है कि पूरी दुनिया हुर्मुज के नाम पे उलझाए हुए है, और इधर इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के प्रोग्राम में लगा हुआ है। जमीनें लेबनान की कब्जा करता जा रहा है, गांव के गांव खाली करवा करके पूरे गांव को डायनामाइट से उड़ा दे रहा है, ताकि अगर लोग लौट करके आए तो उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं होगी, तो वो रुकेंगे भी नहीं। और बाय चांस अगर वो लोग अपनी जमीन पर तंबू डाल के रुक भी गए,
तो ये हम आपको गारंटी देते हैं कि उनके ऊपर ड्रोन से अटैक करवाएगा इजराइल, ताकि वो भागे। और ये फायर कवर दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ही इनको फायर कवर दे रहा है कि इधर हम ईरान को इंगेज किए हुए हैं, तो उधर जा करके वहां पर जितना कब्जा कर सकते हो कब्जा कर लो। तो मुमताज भाई, अब चीजें छुपी नहीं है, ये चीजें ईरान की भी समझ में आ रही थी। ऐसा नहीं है कि ईरान नादान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हम जब बोल देते हैं तो बोल के भी हम फंस जाते हैं, तो हम खामोश थे उस चीज पे। एक बार क्या हुआ, जब डेलीगेशन आया जेडी वैंस का, तो भी बड़ा हमला किया था इजराइल ने। ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी अटैक करने की इजराइल पे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि इजराइल को पीछे कर लो, नहीं तो ईरान हमला कर देगा इजराइल पे। तब मामला थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। 2 दिन थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तीसरे दिन ये कुछ ना कुछ फिर कर देता है। तो इसके अंदर जंग लड़ने की खुजली है। और कैसी जंग लड़ने की खुजली है? जेनोसाइड वाली जंग लड़ने की, कि सामने वाला निहत्था हो, सामने वाला लाचार हो, और हम उसके ऊपर बम्बिंग करते रहे। और जो इसको टारगेट करने वाले आएंगे उनसे ये दूर रहेगा। सीज फायर तो अगर लेबनान से था तो ईरान से भी था। ईरान में क्यों नहीं अटैक किया तुमने? लेबनान में क्यों किया? इससे पहले भी लेबनान से सीज फायर था, तुमने 2 साल तक अटैक किया लेबनान के ऊपर, सीज फायर के बावजूद किया। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही है ईरान के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि तुम जानते हो कि ईरान बहुत मारेगा, और इतना मारेगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अमेरिका जो घेराबंदी कर रहा है हुर्मुज के नाम पर, वो उसको फायर कवर कर रहा है इजराइल को, कि हम पूरी दुनिया को इधर इंगेज करके रखे हुए हैं। पूरी दुनिया इधर इंगेज रहेगी, हुर्मुज के नाम पर ड्रामा चलता रहेगा, हम यहाँ पर कग्गी बिच्छी करते रहेंगे, सुर्रा खेलते रहेंगे, और तुम उधर जितना चाहो मारो, कब्जा करो। लेकिन ये इजराइल नहीं जानता है कि 100 सोनार की एक लोहार की। वो दिन चले गए कि तुम जितना कब्जा कर लेते थे वो तुम्हारा हो जाता था। इस बार वो नहीं चलेगा। इस बार तो तुमको वो भी छोड़ना पड़ेगा जो तुमने पुराना कब्जा किया हुआ है। ये मत सोचो कि जहां पर तुम रोक दोगे वहीं पे सीज फायर हो जाएगा, फिर उतनी जमीन तुम्हारी। ये स्ट्रेटेजी इस बार चलने वाली बिल्कुल नहीं है। ये मत आप समझना कि बिना इजराइल के, बिना लेबनान के और बिना गाजा के सीज फायर ईरान करके बैठ जाएगा। ईरान ने तो आज भी खुलेआम अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दिखाई है। ईरान ने तो आज भी कहा है कि हमने अभी वो हथियार निकाले कहाँ थे, अभी तो हमने अपने पुराने हल्के फुल्के निकाले थे, अब निकलेंगे हमारे असली हथियार, और उस पर काम भी बहुत तेज चल रहा है। 9,000, मुमताज भाई ये फिगर नोट करिएगा, 9,000 जगहों पर हथियार बन रहे हैं ईरान में। 9,000, अगर ये फिगर सही है तो आप ये समझ लीजिए कि सीज फायर के दौरान कितने हजार हथियार बन गए होंगे, कितने हजार ड्रोन बन गए होंगे, कितने हजार मिसाइल बन गए होंगे। 9,000 जगहों पर काम हो रहा है, और काम करने वाले कितने हजार हैं अभी ये फिगर नहीं आया है। ये चीजें ईरान ने ऑफिशियली बताई है, या अमेरिका को डराने के लिए बताई है, या हकीकत बताई है, या इनका प्रोपेगेंडा है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। ये ईरान की ऑफिशियल का फिगर था जो हमने बताया। आज उन्होंने एक बोट निकाली है और बताया कि इसकी स्पीड 200 किलोमीटर है। समंदर में सबसे तेज चलने वाली बोटों में अब तक की ये बोट होगी, जो क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है। तो ये सब हथियार नए नए निकाल रहे हैं, और ईरान कह रहा है कि अभी हम और निकाल के सतह पे लेके आएंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि ईरान के पास क्या है, और अमेरिका ईरान से क्यों डरता है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और आपकी बात राशिद साहब बिल्कुल दुरुस्त है।
मैं अभी देख रहा था यहाँ पे जो न्यूज़ है उसमें यही कि ईरान ने मगरबी एशिया में इजराइल और अमरीकी अड्डों के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े मिसाइल हमले के लिए तैयारी कर ली है। जो हमले की किसी भी अलामत पर का पता लगने पर वो फौरी तौर पर हमले शुरू कर देंगे। अब की ऐसा नहीं होगा कि वो इंतजार करेंगे, नहीं, अब की ईरान खुद पहले हमला कर देगा। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए ईरान अड़ा हुआ था। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हसन साहब, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के सियासी सरगर्मियों पर बल्कि जो मशरिक वस्ता है और पूरा बैनुल अक़वामी सतह पर जो इस वक्त सियासी हालात है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और आरिफ साहब, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बातचीत तो टल गई, टल क्या गई, बातचीत होनी नहीं थी। ईरान ने तो बताया था कि वो किस मकसद से जा रहा है और अभी ईरानी डेलीगेशन वो मस्कत के लिए रवाना हो गया है। अभी अहमदाबाद से रवाना के लिए कहा गया है, बताया नहीं गया कहाँ के लिए, जो भी मजबूरी रही हो या खतरात रहे हो, लेकिन मस्कत उनको जाना था, उन्होंने पहले ही बताया था और वहां से वो मास्को जाएंगे। तो बहरहाल किस तरह के हालात देख रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं। मैं इजराइल को ईरान ही नेस्त नाबूद करेगा, ये यहाँ पे राशिदा, लेकिन मैं अभी तमाम जो लोगों के सवाल आ रहे बाद में मैं वो सवाल लूंगा। मैं सबसे पहले आरिफ साहब से, आरिफ साहब क्या अपडेट ऑब्जर्वेशन है आपकी? उनको और तमाम तर नाज़रीन को और आपको मेरा सलाम। देखिए, हालात तो वोलेटाइल हैं और हालात ये लगता है कि शायद बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा अटैक हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर ही। ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा ईरान के ऊपर। ईरान ने भी पूरी तरह से तैयारी उसकी कर ली है। वो बात अलग है क्योंकि इन लोगों ने शुरू में 45 दिन का सीज़ फायर माँगा था और 45 दिन के सीज़ फायर को ये आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा-सा गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इस बीच दौरान इन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो दुनिया के अंदर जहाँ-जहाँ इसकी चीज़ें फैली हुई थी अमेरिका की, उनको सबको लेकर के इस खित्ते में चलाया है, नाकाबंदी भी कर दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ओमान से पहले इसने दूसरी तरफ आज ला करके भी खड़े कर दिए। लगभग 42 इसके वो इस छोटे-मोटे जहाज जो हैं वो खड़े हुए हैं। उससे भी ज़्यादा जो कि है इतनी दूरी पर कि ईरानी मिसाइल के रेंज से बाहर हैं। क्योंकि पहले भी जब वो आए थे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह तो उस पे ईरान ने हमले किए थे। बहरहाल उसकी कंडीशन तो ये है, लेकिन बातचीत की जो बात है वो बातचीत के लिए कितना गेन करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, ये तो ईरान का तो पहले से मालूम था कि डेलीशन आएगा, चला जाएगा। आमने-सामने बैठ कर के बातचीत ही नहीं होनी है। अब वो कोई क्या लेटरबाज़ी किस तरह से क्या होगा, वजह तो इधर 28 तारीख को अमेरिका को ट्रंप को अपनी कांग्रेस से भी जंग के लिए परमिशन लेनी है। लेकिन इन सब में उलझा करके एक काम जो किया है वो ये किया हमें दरअसल भूलने की बीमारी, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। गजा जिसके ऊपर पीस बोर्ड बना और जंगबंदी भी हुई, उसकी हालत आज मैंने जब उसके नोट किया, उसके पढ़ा उसके बारे में, तो ये बताया जाता है उस गजा की हालत के अंदर एक तो इन्हें बड़ी हैवी बॉम्बिंग की है उसके जंगबंदी के बाद भी, वहां भी लगातार जारी है, कई हजार लोग उसके बाद भी मार दिए। उसकी कंडीशन आज ऐसी है, न तो वहाँ पानी है, न दवाई पहुंच रही है, न खाना जो है, और ऊपर से मार पड़ रही है अलग। और वहां पर जो मलबे के नीचे लाशें दबी हुई हैं, उनको वहां पर ये रिपोर्ट भी ये बताई जाती है कि चूहे खा रहे हैं, चूहे खा के इतने मोटे हो गए कि खरगोश की तरह से मोटे हो गए हैं वो। और वो चूहे इंसानी, अब उस जो इंसान है, जिंदा इंसान है, जो उनके मलबे के बाद टेंट वगैरह लगा करके रह रहे हैं, जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उनको भी खा रहे हैं, उनको भी सोते में आकर उन पर भी हमला कर देते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ी महामारी वहां पर फैलने का खतरा पैदा हो गया, बल्कि फैल ही रही है। कब तक बचेंगे वो लोग? वैसे ही वो ओपन जेल है उस वक्त तो, और जेल के अंदर भी कैदियों को खाना दे दिया जाता है, ना को खाना मिल रहा ना कुछ मिल रहा। दूसरी तरफ एक बात और हुई है कि इसराइल के साथ जो ईरान के साथ अमेरिका का तो सीज फायर हुआ, लेकिन इसराइल ने लबनान पर हमले बंद नहीं किए। लबनान का अच्छा खासा इलाका, ये बात अलग है, ये अलग है कि हिजबुल्लाह ने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन एक फोर्स होती है और फिर उसके बाद एयरफोर्स भी,
वहां पर भी अच्छा खासा इलाका इजराइल ने कब्जा लिया है। अब वो गोलान की हाइट जो थी उससे पहले भी उसका कब्जा ही था लगभग। अब वो सीरिया था एक तरह से, उसको पूरा का पूरा रास्ता मिल गया वहां से। इधर तो लगा दिया कि आप लोग इधर लगे रहो, बातचीत बातचीत खेलते रहो। उधर उसने इजराइल ने अपना काम वो करता चला जा रहा है, जो कि हमारी आंखों से ओझल है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज पाकिस्तान बातचीत करा रहा, कल पाकिस्तान बातचीत करा रहा। पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले भी कहा था, कोई आदमी अगर इस तरह का सालिस होता है जो कि पावरफुल होता है, उसकी बात को दुनिया सुनती है। पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान है, ये नहीं है पाकिस्तान अपने आप में ताकत है, मुस्लिम दुनिया की ताकत है, लेकिन उसके जो इस वक्त हुक्मरान है वहां पर बैठे हुए, चाहे उसमें आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, ये लोग, इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। ये लोग चोरी की हुई हुकूमत है इनके पास। अवाम इनकी शक्लें देखना नहीं चाहती। ये अवामी कैंडिडेट नहीं है उसमें, मैं आपको मैं बता दूं इसके लिए। तो इस तरह से वो आदमी ने अपनी बात रख सकता है मजबूती के साथ। उसकी इतनी औकात नहीं है ट्रंप से कह दे कि आपसे ये बात हुई थी और अब आप बात से अपने पलट रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं। तो वो तो जो, अगर ट्रंप झूठ भी बोल रहा है तो खामोश होकर बैठ जाता है कि ट्रंप सही कह रहा है। तो इन हालात के अंदर कोई सालिसी का रोल अदा करना, बल्कि मुझे तो कभी कभी डाउट होता है पाकिस्तान के रोल के ऊपर कि पाकिस्तान भी कहीं इसके अंदर शामिल तो नहीं है। आसिम मुनीर वगैरह जो है कि वो ईरान के साथ के टाइम गेन करने का बातचीत बातचीत खेल करके और वक्त वक्त गेन कर रहे हो और किसी बड़े हमले की अमेरिका तैयारी कर रहा हो, कर रहा ही है, उसके लिए उसको वक्त दे रहे हो। क्योंकि ईरान की जितना डिले हुआ, जितना सीज फायर हुआ, ये ईरान के हक के अंदर बेहतर नहीं था। एक मोमेंटम ईरान का जो है वो टूट गया उस बीच में, जो कि लगातार अगर हमले जारी रखते। ये थोड़ा सा मुझे ईरान का भी ये समझ नहीं आया कि जब तुम्हारा सीज फायर अमेरिका के साथ हुआ, इसराइल के साथ कौन सा सीज फायर हुआ? इसराइल पे आपने हमले क्यों बंद कर दिए? क्योंकि इसराइल ने लबनान के ऊपर हमले बंद नहीं किए, वो लगातार लबनान के ऊपर हमले करता चला जा रहा है। इस वक्त की हालात ये, उसे ना तो अमेरिका से मतलब ना किसी और चीज से, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं। ट्रंप निकलना चाहता है इससे, वो तो इस जंग में आना ही नहीं चाहता था कि इस जंग के अंदर वो शामिल हो इस सूरत से। अब ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हमले करें और बहुत हैवी बम्बार्डमेंट करें। उसके बाद जब बातचीत के टेबल पे आए तो किसी सूरत से इसमें से अमेरिका और अमेरिका निकल जाए और बाद में चुपचाप इसमें इजराइल निकल जाए। ये जंग अरब वर्सेस ईरान ईरान जो इन्होंने पहले से तय कर रखा था कि हम निकल जाएंगे अगर कोई ऐसा मौका है। इनका जो प्लान ए था वो ये था कि पहले तो ईरान में बगावत हो जाएगी, उसमें ये नाकाम हुए तो दोबारा में इनका प्लान ये था कि इस जंग को अरब वर्सेस ईरान बना देंगे। लेकिन उसमें भी ये लोग नाकाम रहे। अब इनकी कोशिश फिर दोबारा से ही है, क्योंकि आप एक चीज और लोग भूल जाते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ये मिनी इजराइल है, दूसरा इजराइल है ये। सॉरी, थोड़ा मेरे गले में तकलीफ है, इसके थोड़ा सा मुझे तो बात करने में जरा सा वो हो रहा है। तो ये मिनी इजराइल है ये, और इसने इस कदर अपने पैर फैलाए, सोमालिया तक पहुंच गया, सूडान तक पहुंच गया ये, और वहां पर जाकर के उधर यमन में पहुंच गया ये। अब इसमें और उसमें क्या नाम है इसका, सऊदी अरब के अंदर एक सर्द जंग जो है जिसे कहते हैं कोल्ड वार, वो इन दोनों के बीच भी छिड़ी हुई है। ये कोई ना कोई ऐसा, इनकी प्लानिंग ये है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि अरब और वर्सेस ईरान, या ईरान तने तनहा रह जाए और या तो अरब ही आपस में उलझ करके रह जाए, चाहे उसमें यूएई के जरिए हो। अब यूएई की अपने फोर्स तो है नहीं, मदद कौन करेगा? सारा जैसे कि यूक्रेन के अंदर यूरोप कर रहा है, इसी तरह से मदद करेगा। तो इनको उलझाया जाए, और इस खित्ते के अंदर अब अमन की तो कोई गुंजाइश मुझे लग रही है नहीं, क्योंकि हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। उनके दिमाग से अभी भी अपने जो वो उनका ग्रेटर इजराइल का एक नक्शा है, वो उसको कभी भी किसी भी तरह से एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देना चाहते। देखिए, सबके अपने अपने मकसद है, जंग कई मकसद के साथ लड़ी जा रही है। एक मकसद जो बयान किया जाता है आमतौर से अवाम के लिए बयान किया जाता है, और वो है भी मजहब के मजहबी जंग से बताया जाता है कि तीनों इब्राहिम मज़ाहिब जो है उनके बीच में बताया जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सब लोग
मुसलमानों के यहाँ भी किसी न किसी तरह से उनकी आमद का जिक्र है, यहूदियों के यहाँ पर भी है और ईसाइयों के यहाँ पर भी है। एक वो पहलू, दूसरा एक जो ज़मीनी ज़खायर है कुदरती वसाइल जो है, उसमें गैस है, तेल है और दीगर चीज़ें हैं, उस पर कब्जा करना बताया जाता है। तीसरा एक होता है अपना ज़ाती मफाद, जैसे कि नेतन्याहू अपना ज़ाती मफाद, उसका उसमें ज़ाती मफाद भी है, क्योंकि वो शख्स अगर किसी भी सूरत से अगर जंग बंद हो जाती है, इस दुनिया में अमन हो जाता है, तो वो शख्स, उस शख्स की बाकी की ज़िंदगी जेल के अंदर कटेगी। दुनिया इस वक्त लाकानूनियत, इजराइल के लिए कोई भी बैनुल-अक़वामी ना तो कानून मानता है, ना कोई मानता है, ना अमेरिका मानता है। किसी भी तरह की चीज़ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो इजराइल की हालत ये है, वो तो मैंने जो तीनों सतह बताई ना, वो ज़ाती जंग कौन लड़ रहा है इसके अंदर? नेतन्याहू लड़ रहा है, जिसको वो अवाम की मतलब सपोर्ट हासिल करने के लिए मजहबी जंग भी बना देता। अमेरिका यहाँ तेल के लिए आया था, उन ज़मीनी ज़खायर के ऊपर कब्जा करने के लिए आया था, जैसे कभी इराक में या इससे पहले उसने लीबिया वगैरह में कब्जा किया, इस तरह से। वो इस तरह से आया था, वो पूरा हेमिस्फीयर जो उसका ट्रम्प का ख्वाब है, वो उसके लिए आया था कि इस खित्ते से पूरी तरह से रूस और चाइना को आउट कर दिया जाए, तो आधी से ज्यादा दुनिया पर उसका कब्जा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि अमेरिका सीधा साउथ, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, या सीधा इसमें साउथ चाइना सी के अंदर आकर के बैठे सीधा यहाँ चैलेंज करेगा, चाइना को चैलेंज करेगा। आप अगर किसी को याद हो तो पुतिन के जो गुरु है उन्होंने एक बार कहा भी था, अगर फॉल ऑफ तेहरान हो गया तो अगला नंबर उसका रूस का और फिर चीन और चाइना का होगा ये नंबर। इसके बाद अगर ये फॉल ऑफ तेहरान खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो जाती है, तो अब जंग, ये बड़ी ताकतें जो हैं वो यहीं पर अपने यहाँ पर जंग नहीं आने देंगी, वो यहीं पर इसको अमेरिका को घेरेंगे। पेट्रो डॉलर के बारे में पहले बताया था, किस तरह से इसकी इकोनॉमी भी यहीं पर तबाह होगी। आने वाली दुनिया के अंदर जब कभी अगर अमन हुआ, वो भी अगर हुआ तो, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसे अमन के असरात दिखाई दे रहे हैं, तो अमेरिका की हैसियत एक मजबूत पिलर की होगी। लेकिन जहाँ तक सुपर पावर की हैसियत, तो अमेरिका खो चुकेगा। और एक और जो सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रम्प से खतरा ये भी है कि किसी भी वक्त में ये भी हो सकता है कि इस खित्ते में कोई एटॉमिक हमला हो जाए। हालांकि अभी तक अमेरिकन इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और एक क्योंकि इंसान एक चाल इंसान चलता है और एक चाल अल्लाह ताला चलता है। हो सकता है कि 28 या जो कांग्रेस के पास ये जाए उसके लिए जंग की परमिशन लेने के लिए, और कांग्रेस से अगर ट्रम्प को जंग की परमिशन ना मिली तो ट्रम्प फिर एक फायर भी नहीं करा पाएगा। ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये भी, और ट्रम्प के जिस तरह ट्रम्प का तेजी से अब जवाल की तरफ ट्रम्प खुद भी और अमेरिका भी बढ़ रहा है जवाल की तरफ, तो अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए और ट्रम्प को परमिशन ना मिले वहां से जंग की, क्योंकि कोई भी अमेरिकी चाहता ही नहीं है। सर्वे अभी आ रहा था कि 77% लोग अमेरिका के इस हक में है ही नहीं कि जंग हो। बाकी उसमें न्यूट्रल कुछ लोग और भी है जो इस तरह। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम ये है, इस वक्त पूरी जूस लॉबी जो उसके ऊपर हावी आ चुकी है, और जो जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके ऊपर से अगर कोई आदमी अगेंस्ट जा रहा है तो उसको हटा दिया जाता। ट्रम्प की हैसियत तो ये कर दी थी कि ट्रम्प को जो ये वार रूम था उसके अंदर तक दाखिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि जब F-35 गिरा था या F-15 ईगल जब गिरा था, तो इसकी हालत एक पागलों की तरह से हो गई थी। ये अजीब गरीब सी हरकतें करने लगा था। वहां पर इसकी शख्सियत पर सवाल भी उठने लगे। देखिए, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन को और अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क के सरबराह को नेतन्याहू ने पागल करार दिलवा दिया। उसका सिर्फ अपना मफाद है और कोई मफाद नहीं है। दुनिया चाहे कहीं भी, दुनिया की पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया जो है उसको भी चाहिए ऐसे शख्स को किसी न किसी तरह से इंसाफ के कटघरे में ला करके सजा दिलाए। जी।